प्यारे बच्चों, बाल भारती क्लासेस द्वारा संचालित फिजिक्स ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल हमने 11th फाउंडेशन में चाल तथा वेग के ऊपर चर्चा करना हमने प्रारंभ किया था, जिसमें से चाल पर तो हमारी चर्चा हुई थी, लेकिन वेग पर नहीं हो सकी। वो हम अभी आगे करेंगे। आपको मैंने चाल के बारे में बताया था कि जब कोई वस्तु किसी पथ की लंबाई को तय करती है, अर्थात दूरी तय करती है, और उस दूरी को तय करने में जो भी समय लेती है, तो इस स्थिति में वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को हम कहते हैं वस्तु की चाल। दूरी तथा समय के अनुपात को वस्तु की चाल कहते हैं। फिर हमने कंडीशन ली थी, यदि समय स्मॉल t बराबर 1 सेकंड, तो इस स्थिति में चाल बराबर होती है दूरी के। यही बताया था हमने। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि समय स्मॉल t बराबर 1 सेकंड, तो चाल बराबर आती है दूरी के, जिसके आधार पर हमने कहा था कि किसी गतिशील कण द्वारा एकांक समय में, या ऐसे बोल दें आप, प्रति सेकंड तय की गई दूरी को ही चाल कहते हैं। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा भी होता है। दोनों में मैंने आपको संबंध बताया था। 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5/18 मीटर प्रति सेकंड, और 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर होता है 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चीज हमने बताई थी। चाल के प्रकार बताए गए थे आपको कि एक समान चाल होती है जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करे, तो वस्तु की चाल को हम एक समान चाल कहते हैं। पर यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां या भिन्न भिन्न समय अंतरालों में समान दूरियां तय करे, तो वस्तु की चाल आपको बार बार असमान मिलती है। ऐसी स्थिति में वस्तु की चाल को असमान चाल कहते हैं। तीसरा बताया था हमने औसत चाल के बारे में। औसत चाल का संबंध असमान चाल से होता है। जब कोई वस्तु असमान चाल से गति करे, तो इस स्थिति में वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उस दूरी को तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं हम? औसत चाल, यानी एवरेज स्पीड, जिसे हम दर्शाते हैं v एवरेज से। औसत चाल को हम किससे दर्शाते हैं? v एवरेज से। एवरेज यानी औसत। आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में और कई तरह के कंपटीशन आप देते हैं, तो उसमें औसत चाल के बहुत से प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो औसत चाल निकालने का तरीका हमको याद रखना है, कुल दूरी बटा कुल समय, इसको नहीं भूलना है। तो औसत चाल के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर देंगे। लास्ट हमने पढ़ा था ताक्षणिक चाल। ताक्षणिक चाल बताया था मैंने आपको, जब कोई कण गति करता है, तो गतिशील कण की किसी निश्चित समय स्मॉल t सेकंड पर जो हमें एक निश्चित चाल प्राप्त होती है, उसे कहते हैं ताक्षणिक चाल, जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। आज हम औसत चाल पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल कर रहे हैं, जो आपके बुक्स में भी दिए हुए हैं और आपके एग्जाम में भी इस पैटर्न पर पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम इन प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1, जिसमें कहा गया है, एक कार यात्रा की 80 किलोमीटर दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक स्टेप हो गई है, वह शेष 60 किलोमीटर दूरी
60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। फिर कह रहा है आपसे कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो, कार की प्रारंभिक चाल दे रखी है, अंतिम चाल दे रखी है, इन चाल से तय की गई दूरियां भी आपको दी हुई है, पर आपको औसत चाल के फॉर्मूले से हटना नहीं है। जो आपने पढ़ा है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। फॉर्मूला यही ध्यान रखना है, आप आसानी से इन्हें हल कर देंगे। तो इस प्रश्न को देखो हम 2 स्टेप में हल करेंगे। जब इस तरह के प्रश्न होते हैं जिनमें चाल 2 बार अलग अलग स्टेप में दी हुई है, तो आप इनको स्टेप वाइज ही हल करें। देखो, सबसे पहला प्रश्न है पॉइंट ए। सबसे पहली स्टेप को आप देखें, क्या दी हुई है आपको? दूरी 80 किलोमीटर, चाल आपको कितनी दे रखी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब हम क्या करते हैं, दूरी को हम किससे दर्शा रहे हैं? एस से। तो प्रारंभिक स्थिति में दे रखी है आपको ये, तो S1 बराबर आपको दी हुई है 80 किलोमीटर। प्रारंभिक चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रारंभिक चाल V1 बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आपके पास दूरी है, चाल है, क्या आपको समय दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। और हमें निकालना जरूरी क्यों है? क्योंकि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। यही तो फॉर्मूला होगा जिसके आधार पर हम औसत चाल की गणना करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास दूरी तो है, लेकिन क्या नहीं है? समय नहीं है। तो हमें समय निकालना होगा। आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। तो आपके पास समय नहीं है फिलहाल, दूरी और चाल है, तो इससे समय बराबर होगा किसके? दूरी बटा चाल के। कितनी दी हुई है दूरी आपको? 80 किलोमीटर। चाल कितनी दी हुई है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 80 बटा 40 कितना आ जाएगा? 2। मैंने आपको बताया है, जब चाल किलोमीटर प्रति घंटे में व्यक्त की जाए तो दूरी किस में होगी? किलोमीटर में। यह आपको दी हुई है। और समय हमें किस में व्यक्त करना होगा? घंटों में। तो आ जाएगा, समय आ जाएगा 2 घंटा। यही होगा। अब इस प्रश्न की स्टेप बी पर आए हम। दोबारा क्या रहा है? फिर 60 किलोमीटर की दूरी। अब दूरी आपको दी हुई है, दूरी को हम एस से, तो इसको हम लिख देंगे S2 से। कितनी दी हुई है? 60 किलोमीटर। कितनी चाल से तय कर रहा है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ये प्रारंभिक चाल है या अंतिम चाल है? अंतिम चाल है। तो इसको आप लिखेंगे V2 से। आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर वही बात, दूरी है, चाल है, हमें क्या चाहिए? समय। क्योंकि फॉर्मूला तो औसत चाल के लिए लगेगा, कुल दूरी बटा कुल समय। तो अब आप निकालेंगे समय। प्रारंभ वाले समय को हमने लिख दिया T1 से। अब लास्ट में जो समय निकाल रहे हैं उसे हमने किससे लिख दिया? T2 से। क्या हो जाएगा समय? रिपीट वही, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर होगा दूरी बटा चाल के। तो समय निकालना है, दूरी में किसका भाग लगाओगे? चाल का। तो समय आपको निकालना है, दूरी है 60 किलोमीटर और चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना जाएगा? 1। और मात्रा क्या लगेगा? आ जाएगा 1 घंटा, क्योंकि चाल किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में। निकाल लिया आपने दोनों स्थितियों में समय। समय नहीं है तो समय निकालो, दूरी नहीं है तो दूरी निकालो। लास्ट में औसत चाल का फॉर्मूला तो यही लगेगा, कुल दूरी बटा कुल समय। अब आप लगाइए फॉर्मूले को। औसत चाल बराबर क्या आता है? कुल दूरी बटा कुल समय। इस फॉर्मूले को नहीं छोड़ना है आपको। कुल दूरी बटा कुल समय। तो आ जाएगा, औसत चाल को V एवरेज से हमने दर्शाया,
अब कुल दूरी, पहले कितनी दूरी हुई 80 किलोमीटर, बाद में कितनी दूरी तय की है 60 किलोमीटर। 80 प्लस 60 बटा कुल समय, पहले समय लगा 2 घंटा, बाद में लगा है 1 घंटा, तो आ जाएगा 2 प्लस 1, यही होगा। यह जाएगा 140 बटा 3, और 140 में जब आप 3 का भाग देंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 4 बार जाएगा भाग, 46.6 मात्रा किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 46.6 किलोमीटर प्रति घंटा उस कार की औसत चाल हमें प्राप्त होगी। फिर से ध्यान दें, आपको इस कार की यात्रा 2 स्टेप में दी गई थी। एक स्टेप में आपको दूरी और चाल दी गई थी, दूसरी स्टेप में भी आपको दूरी और चाल दी गई थी। आपके पास क्या नहीं था, समय। तो आपने चाल बराबर दूरी बटा समय के सूत्र से दोनों ही स्थितियों में आपने समय निकाला। प्रारंभ में कितना समय लगा, अंत में कितना समय लगा, लास्ट में अपने फॉर्मूले पर आए, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। ये बात ध्यान रखना, यदि आपको औसत चाल निकालनी है तो यही फॉर्मूला लगेगा, कुल दूरी बटा कुल समय। यदि दूरी नहीं है तो दूरी निकालें, और समय नहीं है तो आप समय निकालें। इस फॉर्मूले को नहीं छोड़ना है, बस इस बात का ध्यान रहे। ये था प्रश्न संख्या 1। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। प्रश्न संख्या 2, जिसमें कहा गया है एक व्यक्ति अपने घर से दफ्तर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा दफ्तर बंद होने के कारण तुरंत 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौट आता है। व्यक्ति की औसत चाल क्या होगी? जाते समय चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा, आते समय चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल आपसे पूछ रहा है। क्या होता है औसत चाल का सूत्र? कुल दूरी बटा कुल समय। अब एक चीज ध्यान दो, आपको न तो यहां पर दूरी दी गई है, न ही यहां पर समय दिया गया है। तो अब एक चीज बताइए, जब व्यक्ति अपने घर से, मान लीजिए घर है बिंदु ए पर और व्यक्ति का ऑफिस है बिंदु बी पर, तो घर से ऑफिस जाए, ऑफिस से घर आए, क्या निश्चित होगा? समय निश्चित होगा या दूरी निश्चित होगी? दूरी ही निश्चित होगी। क्या आपको कोई दूरी दे रखी है? नहीं दी हुई, तो आपको यहां पर मान लेनी है कि मान लीजिए कितनी दूरी है, घर और दफ्तर के बीच की दूरी हमने मान ली है S, यहां पर दी है हमको। कुछ नहीं था तो हमने क्या मान लिया? S। अब आप देखें, व्यक्ति घर से दफ्तर कितनी चाल से जा रहा है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। तो लिखे आप, जाते समय चाल कितनी दी हुई है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। समय आपको दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ। समय आप निकालेंगे, क्यों? हमें औसत चाल निकालनी है, तो कुल दूरी बटा कुल समय, यही प्रश्न, यही फॉर्मूला हमें लागू करना होगा। तो आ जाएगा जाते समय T1, कि जब व्यक्ति जा रहा है तो उसे जाते हुए कितना समय लग रहा है। T1 बराबर क्या होता है? आपने पढ़ रखा है, दूरी बराबर चाल बट्टा समय। तो समय किसके बराबर होगा? दूरी बट्टा चाल के। दूरी हो गई S और चाल हो चुकी यहां पर है 50, यही होगा। किसमें आ गए ये समय? घंटों में। तो आ जाएगा S बटा 50 घंटा।
दूरी तो निश्चित होगी, चाहे घर से ऑफिस जाए या ऑफिस से घर आए, दूरी निश्चित होगी। जितनी दूरी पर घर और ऑफिस है उतनी दूरी निश्चित बनी रहेगी। कुछ नहीं दिया हुआ तो हमने क्या मान ली है, एस। अब इसी प्रकार से आते हुए लगा समय T2 बराबर वही हो जाएगा दूरी बट्टा चाल। आते समय में कितनी दूरी तय करेगा, एस दूरी। जो निश्चित दूरी है वो तो रहेगी, उसमें कोई चेंज होगा नहीं। बटा आते समय चाल कितनी दे रखी है व्यक्ति की, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आ जाएगा एस बटा 40 घंटा, यह आ जाएगा समय। अब आप निकाल दो औसत चाल। क्या हो जाएगी औसत चाल, V एवरेज बराबर वही फॉर्मूला, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी देखो, घर और ऑफिस के बीच की कोई दूरी नहीं दी हुई, हमें पता है वो तो निश्चित है, उसको हमने एस माना। घर से ऑफिस गया तो एस दूरी, ऑफिस से वापस घर आया तो भी कितनी दूरी तय की, एस दूरी। टोटल दूरी कितनी हो गई, एस प्लस एस बटे में क्या आएगा नीचे, ऊपर था कि कुल दूरी बटा कुल समय। जाते समय समय कितना था, एस बटा 50, आते हुए एस बटा 40, दोनों को जोड़ देंगे तो एस तो आ जाएगा बाहर 1/50 प्लस 1/40, यही होगा। ऊपर आ जाएगा 2s बटे में, नीचे आ जाएगा s। इसको हल करेंगे, 40 और 50 का लघुत्तम 200, तो आ जाएगा 4 प्लस 5। ये देखिए s से s कट जाएगा तो आ जाएगा v एवरेज बराबर, मान पलट जाएगा 2 गुणा में, जब भिन्न पलटेगी तो 200 आ जाएगा ऊपर, 9 आ जाएगा नीचे। इसको आप हल करेंगे 400 बटा 9, V एवरेज बराबर 400 में आपको भाग देना है 9 का, तो कितना आ जाएगा 44.4 किलोमीटर प्रति घंटा। 44.4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये होगी व्यक्ति की औसत चाल। फिर से देखो, इस प्रश्न में आपको घर से ऑफिस जाते समय और वापस पुनः घर आते समय आपको व्यक्ति की चाल दी गई है। न तो दूरी दी गई थी, न ही समय दिया गया था। हमें तो औसत चाल निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे औसत चाल, कुल दूरी बटा कुल समय से। तो ऑफिस और घर के बीच की दूरी तो निश्चित होगी, तो हमने उस दूरी को एस मान लिया। तो जाते हुए समय निकाला हमने दूरी बटा चाल से, फिर हमने आते हुए समय निकाला, फिर तरीका वही था, कुल दूरी बटा कुल समय का भाग दे करके हमें औसत चाल प्राप्त होती है। ये होगी उस व्यक्ति की औसत चाल, जाते समय और आते समय दोनों की कुल औसत चाल। समझ में आ गया सभी को? अब प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 में कहा है, एक गतिशील वाहन प्रथम 4 घंटे तक 10 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से गति करता है। 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कितने समय तक, 4 घंटे तक। तो वही होगा, प्रारंभ में क्या दे रखा है, समय T1 बराबर 4 घंटा। चाल कितनी दे रखी है, 10 मीटर प्रति सेकंड। V1 बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड। क्या नहीं है आपके पास, समय है, चाल है, पर क्या नहीं है, दूरी आपके पास नहीं है। तो आप निकाल देंगे दूरी, जिसे आप लिख देंगे S1। क्या होता है,
चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो लिख देंगे चाल है v1 गुणा समय t1। अब थोड़ा आप ध्यान दें, समय है घंटों में, चाल दी हुई है मीटर प्रति सेकंड में। मैंने आपसे कहा है जब चाल मीटर प्रति सेकंड में हो तो दूरी मीटर में होती है, समय सेकंड में होता है। तो या तो आप घंटों को सेकंड में बदलो, किससे गुणा करोगे 3600 से, तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। या फिर समय को आप घंटों में मानते हैं तो आपको चाल को किससे बदलना होगा, किलोमीटर प्रति घंटा में, ये आपको इजी पड़ेगी। तो जब आप मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बनाएंगे तो किससे गुणा करेंगे, बताया मैंने 18/5 से, तो आ जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये होगी व्यक्ति की प्रारंभिक चाल। अब आप निकाल दो प्रारंभ में इस चाल से 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास चाल तो होगी 36, समय है 4, 36 को 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 144 मात्रक आ जाएगा किलोमीटर, क्योंकि आपने चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में बदल दी है। इसके बाद देखो आप फिर क्या कर रहा है, वह वाहन अपनी चाल को दोगुना करके, यानी कि पहले चाल कितनी थी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको क्या कर देगा, दोगुना कर देगा। तो आगे जाएगा अंत में जो चाल है अंतिम चाल V2 वह दोगुनी हो चुकी है, कितनी आ जाएगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल को दुगुना करके 72 किलोमीटर की दूरी तय करता है। बाद में इस चाल से जो दूरी तय कर रहा है अंतिम दूरी S2 कितनी तय कर रहा है 72 किलोमीटर। अब चाल है, दूरी है, क्या नहीं है हमारे पास, समय नहीं है, तो हम निकाल देंगे समय T2 बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर होगा दूरी बटा चाल के, दूरी है S2, चाल है V2। तो जब आप 72 में 72 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1 घंटा, यह आ जाएगा अंतिम समय। तो हमने प्रश्न की दोनों स्थितियों को हल कर दिया, जहां पर समय नहीं था वहां पर समय निकाला, जहां पर दूरी नहीं थी वहां पर हमने दूरी निकाली। अब हम वही लगा देंगे फॉर्मूला, क्योंकि औसत चाल का सूत्र तो यही होता है V एवरेज बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी पहले कितनी दूरी तय की 144 किलोमीटर, बाद में कितनी दूरी तय की है 72 किलोमीटर, 144 प्लस 72 बटा कुल समय। पहले कितना समय लगा 4 घंटा, बाद में कितना समय लगा 1 घंटा, 4 प्लस 1 तो आ जाएगा। अब आपको क्या करना है 144 में 72 आपको जोड़ना है, तो आ जाएगा 216 बटा 5। अब आप इसमें क्या करेंगे 216 में 5 का भाग देंगे तो आ जाएगा 43.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये होगी उस गतिशील वाहन की औसत चाल, जो पहले थी 10 मीटर प्रति सेकंड यानी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा, बाद में दोगुनी हो गई 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपको मिल जाएगी औसत चाल। आगे समझ में। अब हम चौथे प्रश्न को देखते हैं। एक कार अपनी यात्रा की आधी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष आधी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करे, तो आपसे क्या कर रहा है कार की औसत चाल क्या होगी। कह दिया आधी दूरी को इतनी चाल से और शेष आधी दूरी को उतनी चाल से, पर आपको क्या दूरी दी हुई है, क्या नहीं दी हुई, तो हम दूरी को क्या मान लेंगे s। तो आधी दूरी
s बटा 2 और शेष आधी दूरी s बटा 2। तो आप देखें चौथा प्रश्न है, प्रारंभ में दूरी कितनी हो गई, s बटा 2। दूरी हमको कुछ नहीं दी गई थी, हमने तो मान लिया कुल दूरी s है, तो आधी दूरी s बटा 2, शेष आधी दूरी भी कितनी होगी, s बटा 2। प्रारंभ में चाल कितनी है, प्रारंभ में चाल कितनी दी गई है आपको, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। जब चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई हो तो दूरी किसे मानेंगे आप, किलोमीटर में। अब दूरी है, चाल है, क्या नहीं है हमारे पास, समय, तो आ जाएगा इसलिए समय, प्रारंभिक समय को t1 से, आप सूत्र तो आप जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर होगा दूरी बटा चाल। कितनी है दूरी, s बटा 2, इसमें चाल का भाग देंगे गुणा में 40, तो आ जाएगा s बटा 80। किस में आएगा समय, घंटों में, s बटा 80 घंटा। अंत में आ जाओ, अंत में शेष दूरी कितनी है, शेष दूरी s बटा 2 ही तो बचेगी, आधी निकल गई तो आधी बच जाएगी, s बटा 2 किलोमीटर। चाल दी हुई है आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय आ जाएगा, अंत में समय को लिख देंगे t2, वही हो जाएगा समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी है s बटा 2, इसमें भाग लगा देंगे नीचे चाल का 60 का, तो आ जाएगा s बटा 120 घंटा, यही होगा। अब आप निकाल दें, इसलिए औसत चाल क्या जाएगा, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कुछ भी नहीं दी गई थी, हमको आधी आधी दूरी दी गई थी, तो हमने कुल दूरी को कितना माना, s, तो आधी आधी दूरी कितनी हो गई, s बटे 2, s बटा 2, तो कितना आ जाएगा, s हो जाएगी कुल दूरी। आधी आधी दूरी को जोड़ेंगे, s बटा 2 प्लस s बटा 2, s हो जाएगा, बटे में क्या आएगा नीचे, कुल समय। प्रारंभ में कुल समय कितना है, s बटा 80, अंतिम कुल समय कितना है, s बटा 120। तो देखो ऊपर s है, नीचे इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, s कॉमन आ जाएगा, s को बाहर निकाल दिया। अब यहां पर क्या है 80, यहां पर क्या आ रहा है 120, दोनों को लघुत्तम कितना आ जाएगा 240, तो आ जाएगा 3 + 2, s से s कट जाएगा, तो औसत चाल v एवरेज बराबर आ जाएगी, मान पलट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 240, नीचे आ जाएगा 3 + 2 5, तो आ जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। यह आ जाएगी वाहन की औसत चाल। ठीक है, औसत चाल का सूत्र हमें यही याद रखना है, कुल दूरी बटा कुल समय। यदि दूरी नहीं है तो दूरी निकालें, समय आपके पास नहीं है तो समय निकालें, फॉर्मूला वही लगेगा, कुल दूरी बटा कुल समय। इसी प्रकार से अब हम बात करें लास्ट 5वें प्रश्न की। पांचवें प्रश्न में आपसे कह रहा है, कोई वाहन अपनी यात्रा में प्रथम आधे समय तक 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, शेष आधे समय तक 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करे तो वाहन की औसत चाल क्या होगी। समय कुछ नहीं दिया हुआ, बस ये कह दिया प्रथम आधे समय और लास्ट आधे समय। जब कुछ समय हमको दिया ही नहीं तो हम कुल समय को कितना मान लेंगे, t, तो आधा समय t/2, शेष आधे समय कितना होगा, t/2, यही होगा।
दोनों में आपको चाल दे रखी है और क्या पूछ रहा है, औसत चाल। क्या नहीं है हमारे पास, दूरी तो नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों में ही क्या निकालेंगे, दूरी, फिर हम निकालेंगे कुल दूरी बटा कुल समय। तो आपको यहां पर जैसे हमने पहले वाले प्रश्न में आधी आधी दूरियों की बात की थी, पर आपको कुछ भी दूरी नहीं दी गई थी, तो आपने क्या मान लिया, एस। ऐसे ही आधे आधे समय की बात की गई है, पर आपको कुल समय नहीं दिया गया, तो आप क्या मान लेंगे, टी। तो हम लिख देंगे पांचवें प्रश्न, माना कुल समय बराबर स्मॉल टी। अब आ जाओ, प्रारंभ में कितने समय की बात हो रही है, आधे समय की, तो आ जाएगा प्रारंभ में समय कितना होगा, प्रारंभ में समय टी बटा 2। प्रारंभिक समय को आप लिख देंगे T1 बराबर टी बटा 2। क्या दे रखी है आपको, चाल V1 बराबर 25 मीटर प्रति सेकंड। अब समय है, चाल है, क्या नहीं है आपके पास, दूरी, तो हमें क्या निकालनी होगी, दूरी। इसलिए दूरी S2 बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो आ जाएगा 25 को गुणा कर देंगे टी बटा 2 से। मात्र चाल मीटर प्रति सेकंड में है, तो समय किस में आएगा, सेकंड में, और दूरी किस में आएगी, मीटर में। फिर अंतिम दूरी S2 बराबर, अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं इसको, वही दूरी बराबर चाल गुणा समय। अंतिम स्थिति में चाल कितनी है, 20 मीटर प्रति सेकंड, गुणा, अब क्या आएगा आगे, समय। अब अंतिम स्थिति में समय कितना है, पहले का आधा है, जब पहले आधा समय निकल गया टी बटा 2, तो अब शेष समय कितना बचेगा, टी बटा 2, दूरी किस में आ जाएगी, मीटर में। अब आप निकाल दो, इसलिए औसत चाल V एवरेज बराबर वही होगा कुल दूरी बटा कुल समय। कितनी है कुल दूरी, 25 टी बटा 2। अच्छा एक बार इसको पूरा लिख देता हूं, V एवरेज बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, यही होगा। अब कुल दूरी को जोड़ोगे, S1 और S2 को जोड़ो, तो क्या कॉमन आ रहा है इनमें, टी बटा 2। टी बटा 2 कॉमन आ जाएगा दोनों में, क्या आ जाएगा, 25 प्लस 20, यही होगा। अब हमें क्या नीचे क्या लिखना है, कुल समय। पहले आधा समय था टी बटा 2, बाद में आधा समय कितना था, टी बटा 2, तो टोटल समय कितना माना था हमने, टी माना था, ये हमने लिख दिया टी। क्या होगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, 25 में 20 जोड़ेंगे 45, 45 में 2 का भाग लगाएंगे तो 22.5 मात्रा क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। ये था आपके पास इन पांचों प्रश्नों का हल जो मैंने आपको बताया। ध्यान रहे, औसत चाल के प्रश्न में बच्चे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है। कुछ भी नहीं, आपको स्टेप टू स्टेप प्रश्न को पढ़ना है और आपको उस प्रश्न में देखना है, कहीं पर दूरी दी है, समय दिया हुआ है कि जो आपको दे रखा है, कहीं पर दूरी दे रखी है, समय नहीं दिया हुआ तो समय निकालो। जहां पर समय दे रखा है, दूरी नहीं दी हुई, तो आप क्या निकालेंगे, दूरी निकालेंगे। लास्ट में फॉर्मूला तो यही लगेगा, कुल दूरी बटा कुल समय। और जैसे कई बार कह देता है आधे समय तक, शेष आधे समय तक, कुछ समय नहीं दिया हुआ तो आपको क्या मान लेना है, टी। ऐसे ही प्रारंभ में आधी दूरी इतनी चाल से तय करी, शेष आधी दूरी को उतनी चाल से तय की, दी कुछ भी नहीं तो आपको दूरी को क्या मान लेना है, एस। दूरी नहीं दी हुई तो एस मान लो, समय नहीं दिया हुआ तो उसको टी मान लो। अब आप उसका आधा आधा कर दो, पर पैटर्न यही होगा, कुल दूरी बटा कुल समय। ये चीज तो आपको निकालनी ही होगी। दूरी नहीं है तो दूरी निकालो, समय नहीं है तो समय निकालो, लास्ट में औसत चाल इसी सूत्र से निकलेगी, कुल दूरी बटा कुल समय से। समझ में आ गया।
अब हम बात करते हैं वेग की। आपको मैंने कल चाल और वेग दोनों की बात की थी। चाल पर तो हमारी चर्चा हुई थी, अब हम चर्चा करते हैं वेग पर, जिसे हम लिखते हैं वेलोसिटी। वेग, वेग क्या होता है? चाल का जो संबंध दूरी से होता है, चाल का जो संबंध दूरी से होता है, वेग का वही संबंध किससे होता है? विस्थापन से होता है। वो कैसे? आपने पढ़ा है चाल बराबर दूरी बटा समय। इसी प्रकार वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। कि किसी कण द्वारा तय की गई दूरी और उस दूरी को तय करने में लगे समय के अनुपात को हम चाल कहते हैं। या बोलते हैं किसी गतिशील कण द्वारा एकांक समय में, या ऐसे बोल दो प्रति सेकंड, प्राप्त दूरी को हम क्या कहते हैं? चाल। ठीक उसी प्रकार किसी गतिशील कण द्वारा प्रति सेकंड प्राप्त विस्थापन को कण का वेग कहते हैं। चाल निर्भर करती है दूरी पर। कैसी राशि है? अदिश राशि। वेग निर्भर होता है विस्थापन पर। वेग को हम कहते हैं सदिश राशि। क्यों? क्योंकि विस्थापन जो होता है वह सदैव एक निश्चित दिशा में होता है, एक सरल रेखीय पथ पर संपन्न होता है। तो जब कोई कण, देखो वेग की आप परिभाषा को कैसे कह सकते हैं? जब कोई कण किसी निश्चित दिशा में गति करता है तो गतिशील कण द्वारा प्रति सेकंड प्राप्त विस्थापन को कण का वेग कहते हैं। क्या कहते हैं हम? कण का वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि है। वेग का मात्रक आप जानते हैं विस्थापन बटा समय। विस्थापन का एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? मीटर बटा समय का मात्रक सेकंड। तो वेग का एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, और सीजीएस पद्धति में मात्रक पद्धति आप पढ़ेंगे भी, मात्रक होता है सेंटीमीटर प्रति सेकंड। जब दूरी किलोमीटर में और समय घंटों में दिया हो तो चाल का मात्रक होता है किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक उसी प्रकार जब विस्थापन किलोमीटर में, समय घंटों में व्यक्त किया जाए तो वेग का जो मात्रक होता है वह होता है किलोमीटर प्रति घंटा। कन्वर्जन आप जानते हैं, संबंध मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा में क्या संबंध होता है? संबंध होता है जो आपको मैंने कल भी बताया था, 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकंड, या 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये संबंध मैंने आपको कल भी बताए थे और आज भी आपको बता रहे हैं, जिनकी सहायता से आप किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में या मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करें वेग के प्रकार। जैसे हमने चाल के प्रकार पढ़े थे, ठीक उसी प्रकार से हम वेग के प्रकार भी पढ़ते हैं। फर्स्ट आता है एक समान वेग। दूसरा आता है
असमान वेग। तीसरा औसत वेग। और चौथा प्रकार होता है ताक्षणिक वेग। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। सबसे पहले हम बात करें एक समान वेग की। यदि कोई कण समान समय अंतरालों में एक समान विस्थापन तय करता है कि हर बार समय अंतराल भी समान, विस्थापन भी समान, तो बार बार भाग देने पर आपको कण का वेग भी कैसा मिलेगा? एक समान प्राप्त होगा। इस स्थिति में कण के वेग को हम कहते हैं एक समान वेग। अर्थात जब कोई कण समान समय अंतरालों में समान विस्थापन तय करता है तो कण का वेग एक समान वेग कहलाता है। दूसरा असमान वेग। अब देखें कण का वेग असमान कब होगा? कब? जब या तो समय अंतराल समान हो, हर बार विस्थापन अलग अलग हो, या समय अंतराल भिन्न भिन्न हो, विस्थापन कैसा हो? एक समान हो, तो कण का वेग असमान होता है। कहने का अर्थ है जब कोई गतिशील कण या तो भिन्न भिन्न समय अंतरालों में एक समान विस्थापन तय करे या समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न विस्थापन तय करे तो कण का वेग असमान वेग कहलाता है। समझ में आ गया? थर्ड आता है औसत वेग। औसत वेग हम कब निकालते हैं? जब कण का वेग असमान हो। औसत चाल का जो संबंध असमान चाल से होता है वही संबंध औसत वेग का होता है असमान वेग से। कि जब कोई कण असमान वेग से गतिमान हो, या तो समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न विस्थापन तय करे या भिन्न भिन्न समय अंतरालों में समान विस्थापन तय करे, तो कण द्वारा प्राप्त कुल विस्थापन का मतलब है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच जो एक निश्चित दिशा में पथ की लंबाई होगी, कुल विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। इसे हम किससे दर्शाएंगे? V एवरेज से। यह आ जाता है औसत वेग। जैसे औसत चाल होती है कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक वैसे ही औसत वेग होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय। लास्ट आता है फोर्थ ताक्षणिक वेग। कल मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार किसी निश्चित समय स्मॉल t सेकंड पर कण की प्राप्त चाल को ताक्षणिक चाल कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से किसी निश्चित समय स्मॉल t सेकंड पर कण का वेग ताक्षणिक वेग कहलाता है। किसी निश्चित समय स्मॉल t पर कण का वेग ताक्षणिक वेग कहलाता है। तो ये थे वेग के चारों प्रकार: एक समान वेग, असमान वेग, औसत वेग और ताक्षणिक वेग। इसके आगे हम पढ़ेंगे चाल और वेग के मध्य। अभी तो हमने मुख्य अंतर ही पढ़ा है कि क्या मुख्य अंतर होता है चाल और वेग के मध्य। इसके आगे हम पढ़ेंगे चाल और वेग के बीच और क्या क्या अंतर होते हैं और उन पर आधारित प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे।